अब तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, जिसमें आप लोग चार्ज एट रेस्ट का सारा प्रॉपर्टी पढ़े। जैसे पहला चैप्टर आपने चार्ज एट रेस्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, एनर्जी निकालना, ये सब पढ़ा। फिर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में भी चार्ज तो चल रहे थे, लेकिन यहाँ कैपेसिटर पे रुक जा रहे थे, स्टैटिक हो जा रहे थे। तो जितने भी कैपेसिटेंस में आपने चार्ज आके रुका, तब आपने पता लगाया कि उसमें एनर्जी कितना स्टोर हुआ, कैपेसिटर के फील्ड कितना पैदा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। इसलिए दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाते हैं, रुके हुए चार्ज की सारी प्रॉपर्टी पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर हम मूविंग चार्ज की वजह से इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि चार्ज चलता है तो क्या क्या कर सकता है। एक्चुअली अब तक जो था उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, अब जो पढ़ेंगे आप उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब मूविंग चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्ज। तो आपके लिए सबसे दो मूविंग चार्ज का दो ही मेन चीज है आपके लिए। एक तो जब चार्ज चलता हुआ चल रहा होता है तो उस चलते हुए चार्ज को ही हम करंट कहते हैं। मूविंग चार्ज इज नोन एज करंट। एंड दूसरा चैप्टर है कि नाउ इफ द चार्ज इज मूविंग, वो करंट बनाया तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आपको ये बात पता होगा कि चार्ज अगर रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग फील्ड पढ़ पाते, उसका फील्ड पढ़ पाते। लेकिन जब चार्ज चलेगा और यूनिफॉर्म चलेगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी बनेगा, पर चलना चालू करेगा तो मूविंग चार्ज डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा आगे चलेगा, अगर इस चार्ज मूव कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन हो जाए तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन हो जाए तो उसमें से ईएम वेव्स निकलती है लाइट जैसा, तो वो भी आगे जाके आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ना है आपको। तो ये तीन चैप्टर से जुड़ गए। कौन कौन? करंट, मूविंग चार्ज करंट करेगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, एंड देन इट दैट चार्ज मूविंग चार्ज में रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट एंड ऑल। तो ये तीन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। पहला चैप्टर स्टार्ट करें करंट इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग चार्ज डेवलप्स करंट, सो विल डिफाइन करंट। लेट अस डिफाइन करंट। करंट हम किसको बोलेंगे लिखा जाए, नोट कीजिए सब लोग। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through a cross section, rate of flow of charge through a cross section is defined as current. Rate of flow of charge through a cross section is defined as current. बहुत सिंपल। दैट इज क्या? I इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम? dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इक्वल टू dq by dt। ठीक बात। जैसा कि आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं कि वेलोसिटी पढ़ते हैं, मान लीजिए तो क्या पढ़ते हैं? dr by dt। तो कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, और डेल्टा r by डेल्टा t एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो आखिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज पढ़ते क्यों हैं? दोनों क्यों पढ़ा जाता है? या ऐसा भी है क्या कि सिर्फ एक पढ़ने से काम हो जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे मान लीजिए कोई चीज बदल रहा है, वैरी कर रहा है, लेकिन वो उसका वेरिएशन कांस्टेंट है, वो लगातार एक ही जैसा चल रहा है। जैसे वेलोसिटी है, कोई गाड़ी चल रही है, उसका वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ो चाहे एवरेज पढ़ो, सब सेम आएगा। तो वहां दोनों कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां पर स्पीड घट रही हो, बढ़ रही हो, लगातार चेंज कर रही हो, तो उसमें आपको किस वक्त कितना है ये बताना पड़ता है, और ऑन एन एवरेज कितना है ये बताना पड़ता है। इसलिए जहां पे ये चीजें वैरी करती हैं वहां पर हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों डिफाइन करते हैं। तो हम लोग देखा जाएगा जहां पे करंट वैरी कर रही हो तो इंस्टेंटेनियस डिफाइन कर लिया जाएगा, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कह लेंगे। और जहां पर जरूरत पड़ेगा
एवरेज भी डिफाइन कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कह लेंगे, इसको हम लोग एवरेज करंट कह लेंगे। तो ये दो तरीके की करंट नहीं होती, ये दो हमारी मजबूरियां होती हैं, जहां जो जरूरत पड़ता हम कर लेते हैं। ऐसे ये करंट हो जाएगा। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, तो चार्ज पर टाइम यानी क्या, कूलॉम पर सेकेंड। तो कूलॉम पर सेकेंड हमारा यही यूनिट हो गया, यही ऐसा यूनिट है। इसको हम लोग एक नया नाम देंगे एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम पे एम्पियर, और कैपिटल ए से हम लिखेंगे। तो करंट कूलॉम पर सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। ये एसआई यूनिट ही है, एसआई यूनिट है, और यही यूनिट ही नहीं बेसिक यूनिट भी आपको पता होगा। एम्पियर वन ऑफ द एसआई का बेसिक यूनिट, जैसे मीटर है, केजी है, सेकेंड है, वैसे एम्पियर भी एक बेसिक यूनिट है। इसका डेफिनेशन एम्पियर का इसके अगला चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो वहां आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो ये चीज हम करंट डिफाइन कर लिए, यहाँ यूनिट हो गया। अगर हम इसका निकालना चाहें, अब ये करंट कैसे निकालना, हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ करना चाहते हैं। आप हमको आप करके बताइए सब लोग। कहा कि क्वेश्चन लिखिए सब, एग्जांपल नंबर 1 नोट कीजिए कॉपी में, सब लोग लिखिए। If 10,000 electrons, if 10,000 electrons pass through a cross section, 10,000 electrons pass through a cross section per second. 10,000 electrons pass through a cross section per second. Then find the current. Then find the current. तो आप यहां पर लेक्चर को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो उम्मीद करते हैं आप आंसर निकाल लिए होंगे। आप आंसर मिला लेते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं इस आपके क्वेश्चन का, कि 10,000 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ऐसा निकल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10,000। कहा करंट बताओ, तो करंट हो गया डिफिनेशन के हिसाब से टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे जब पर सेकेंड कांस्टेंट है, तो आप चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो चाहे एवरेज, सेम आएगा। तो हम निकाल रहे 10,000 का मतलब कितना हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन्स। ये 10,000 इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज कितना हुआ, तो 10,000 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1.66 10 पर माइनस 19 चार्ज हो गया पर सेकेंड। यानी हो गया हमारा कितना, पावर 4 कर लेंगे, 1.6 10 पर माइनस 15 एम्पियर। सिंपल सी बात, ठीक है। अब करंट डिफाइन हो गया हमारा, एवरेज। ये इसमें एक डायरेक्शन की बात भी की जाएगी, करंट का डायरेक्शन का बात भी किया जाएगा, डिफाइन करना पड़ेगा। वजह क्या है, चार्ज दो तरीके के हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों तरह के चार्ज होते हैं। जैसे यही मैं कहा, मैंने करंट का डायरेक्शन नहीं, चार्ज के चलने का डायरेक्शन बनाया, ताकि करंट किधर कही जाएगी करने को, तो नेगेटिव चार्ज चलेगा तो अलग ही असर होगा, पॉजिटिव चलता तो अलग ही असर होता है। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शन को हम होता नहीं डिफाइन करेंगे, ऐसा कन्वेंशन माना जाएगा। सिर्फ एक तरीके का चार्ज होता तो ऐसा कुछ भी मानने की जरूरत नहीं पड़ता। सिंस दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं, तो किसकी चलने की दिशा को करंट कहा जाएगा, ये तो दोनों से कोई एक हो सकता है। इसलिए कन्वेंशन बनाया गया। तो लिख लिया जाए क्या कन्वेंशन है डायरेक्शन ऑफ करंट का, लिखा जाए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज is conventionally, direction of flow of positive charge is conventionally
taken as, conventionally taken as the direction of flow of current, is taken as direction of flow of current. ये कन्वेंशन जैसा सब लोगों से आम सहमति से सब लोगों ने मान रखा है। जैसे इसी में कहा करंट किधर बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हैं तो करंट हम कहते हैं कि राइट से लेफ्ट करंट जा रही है, ऐसा डिफाइन करेंगे। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहां पर इस करंट में मैग्नीट्यूड भी है, 1.6 × 10⁻15 एम्पियर मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। तो क्या ये वेक्टर हो गया? नहीं, करंट एक स्पेशल चीज है। ये डिफिनेशन आप डायरेक्शन आपने से डिफाइन किया गया। करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए सिर्फ दो ही बातें नहीं है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, एक तीसरी बात भी होती है। कोई क्वांटिटी को वेक्टर तब कहेंगे जब मैग्नीट्यूड तो हो ही, डायरेक्शन तो हो ही, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। वो पैराग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा, उसको फॉलो करें। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कोई करंट नहीं हो जाएगा। जैसे आप सोचो आपके ऐसे दो वायर्स हो, इधर से 2 एम्पियर करंट आए, इधर से 3 एम्पियर करंट आए, तो इधर इस वायर में कितनी करंट जाएगी? तो ऑब्वियस है कि इधर से 2, 3 है तो इधर से आ जाएगा 5 एम्पियर, बिकॉज एक्चुअली में चार्ज चल रहे हैं और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल चार्ज मिलके इतने ही हो, चार्ज का लॉस तो होगा नहीं, जितना चार्ज है उतना चार्ज आएगा। अब मैं कोई कहे कि ये एंगल 60 डिग्री था तो ऐसे हुआ, क्योंकि हम एंगल बदल दिए 90 डिग्री कर दिए 3 और 2 के बीच में, तो यहाँ क्या हो? So even if we change this angle, the resultant current will remain same. So this addition, the addition of two currents, वो follow नहीं कर रहा है vector law of addition को. So इस current इसे क्या? Scalar quantity. तो नीचे यहाँ लिख देंगे सब लोग, although current has both magnitude and direction, although current has both magnitude and direction, yet it is not a vector. सीधा लिखिए, yet it is a scalar quantity. सिंपल लिखा जाए, yet it is a scalar quantity. ध्यान रखेंगे कि इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी स्केलर क्वांटिटी है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग ये dq/dt की सहायता से। ये एग्जांपल नंबर 2 देखा जाए। कहा कि हमारे पास एक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग, ये रिंग नॉन कंडक्टिंग, और इस पे चार्ज Q रखा है, इस पर रिंग के सरफेस पे चार्ज Q रखा हुआ है, और इसमें इसी के बगल में उतनी ही बड़ी एक और रिंग ले रहे हैं, रेडियस इसका भी R है, इसका भी R है, लेकिन जो चार्ज जो इसके पूरे सरकमफ्रेंस पे था वो एक जगह रख दिया, सारा चार्ज सिर्फ एक ही पॉइंट Q पर रखा है। अब दोनों रिंग को ऐसा ओमेगा से घुमाया जा रहा है, सेम ओमेगा से। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ करंट कितना बह रहा है। कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन वो ले लेंगे, ऐसा एक, इस क्रॉस सेक्शन से करंट कितना बह रहा है। सो देख रहे हैं आप, नॉन कंडक्टिंग हम वर्ड यूज कर रहे हैं। हम लोग करंट सिंस डेली लाइफ में बहुत देख रहे हैं, करंट का हमारे लाइफ में बहुत यूज है, तो हमको लगता है कि सब वायर चाहिए, सब केबल चाहिए तभी करंट बहेगा, पर नहीं। हम लोग फिजिक्स पढ़ाई करें, अभी तक कहाँ कोई वायर केबल का बात ही नहीं हुआ। हवा में अगर चार्ज चल रहा है तो करंट चल रही है। लाइटनिंग होता है ना, बादल आते लाइटनिंग होता है,
तो क्लाउड से जमीन तक करंट तो बह गई, वहां कोई वायर और केबल तो है नहीं। इसलिए हम लोग जो ये वायर केबल बात है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है करंट चलने का कंडक्टर्स में। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस, तरीके हैं जिससे करंट चल सकती है। एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आपको क्या सोचना है कि इफ देयर इज ए फ्लो ऑफ चार्ज देयर इज करंट, विल नॉट बॉदर द मीडियम, द मेथड, द मोड। इफ देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज देयर इज करंट। जैसे यहाँ पे है कि जब रिंग चलेगा तो इसमें से लगातार इसमें चार्ज बहेगा, इसमें से करंट बह रही है। तो कहा कि आपको इसमें करंट बताना है। क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड करंट थ्रू, फाइंड द करंट थ्रू ए क्रॉस सेक्शन P, नाम दे देते हैं हम, करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन P इन बोथ केसेस, करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन P इन बोथ केसेस। देखिए ये समझना है, समझने वाला बात है। इसमें से अब देखिए, इसमें से जो ये ऐसा रिंग चलेगा तो लगातार चार्ज इस P में से होकर निकलेगा। तो हम कौन सा करंट निकाले, इंस्टेंटेनियस निकाले कि एवरेज निकाले? तो यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, तो कॉन्टिन्यूअस लगातार इसमें से चार्ज निकल रहे हैं, एक ही जैसा लगातार चल रहा है। तो अभी आपसे बात हुआ कुछ एक कॉन्टिन्यूअस सेम चीज हमेशा चल रहा है, तो आप उसका इंस्टेंटेनियस निकालो चाहे आप उसका एवरेज निकालो, वो सेम आएगा। हम लोग निकालेंगे भी, दोनों बराबर करके दिखाएंगे भी आप। और यहाँ पे क्या होगा, अभी ये रिंग चल रहा है, तो चार्ज तो है ही नहीं, रिंग चल रहा, अभी कोई चार्ज पास नहीं किया। एक ही बार पूरा क्यू चार्ज पास कर जाएगा और फिर कुछ देर तक कोई चार्ज पास नहीं करेगा, तो बहुत देर तक उसमें करंट जीरो रहेगा और एक बैग बहुत बड़ी करंट हो जाएगी। सो ऐसे केसेस में इंस्टेंटेनियस का कोई मीनिंग, मतलब ही नहीं कि जब है ही नहीं तो क्या चीज निकालोगे। सो लगातार जो चीजें इसमें करंट ही नहीं बह रहा, वो एक क्षण में खो जा रहा है। तो इसमें इसलिए क्वेश्चन हमने ये नहीं लिखा कि कौन सी करंट बताओगे, इंस्टेंटेनियस एवरेज। मैं ये जानबूझ के एग्जांपल आपको उठाया हूं कि यहां पर मैं इंस्टेंटेनियस एवरेज पूछ भी लूंगा तो आप क्या निकालो, दोनों सेम ही आपका आएगा। यहां नहीं पूछूंगा तो क्या कर लोगे, इंस्टेंटेनियस निकाल नहीं पाओगे। So what I want to say that in such cases, if question पूछा गया कि find the current, they mean average current. Don't ये मत सोचो कि हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। They mean average current. Be logical कि हम वहाँ पे जो होगा वही तो निकालेंगे हम। यहाँ पे एवरेज करंट निकालेंगे, यहाँ दोनों निकालेंगे, जो संभावना है सब निकालेंगे। And since they are not mentioning that average instantaneous, it's their burden क्यों दोनों सेम आए, हमारा नहीं। जब इसमें दोनों अलग अलग आता तो हम कैसे करते हैं, तो उनको फिर अलग अलग पूछना पड़ता। जब सिंस दोनों सेम आ रहा है इसलिए तुमसे नहीं पूछ रहे कि आप कौन से निकालो। ओके, सो हम लोग कर लेते हैं, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। तो पार्ट ए हम लोग पहले ए पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट में पहले इंस्टेंटेनियस करंट निकालते चलिए। तो ओमेगा चल रहा है तो क्या होगा, कब ये dt टाइम, अब डी को dt कर, dt टाइम में क्या होगा, एक रिंग का एक आर्क इसमें से थोड़ा देर ये डी थीटा बहेगा, इसमें से रिंग चलेगा तो डी थीटा आगे घूमेगा, उसमें से एक डी लेंथ बाहर आएगा। तो जो इस आर्क पे चार्ज होगा उतने ही चार्ज dt टाइम में बाहर आएगा। सो हमारा आई जो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा dq बाई dt, dq की जगह लिखने जा रहे हैं हम कैसा, q चार्ज अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। ये देखिए dq कैसे लिखे, 2 पाई एंगल में चार्ज q फैला है तो डी थीटा में कितना फैला है उतने बाहर है। कोई बच्चा चाहे तो ऐसा कर सकता है कि 2 पाई r में चार्ज q है तो r डी थीटा में कितना होगा, उस बच्चे का भी वही आएगा, q अपॉन 2 पाई r इंटू आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल होगा, वही बात आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो हो गया डी क्यू अपान क्या हो गया डी टी, डी क्यू बाई डी टी। उसको अलग कर लेते हैं, वी नो डी थीटा बाई डी इज कितना, ओमेगा, इट बिकम्स क्यू ओमेगा अपान 2 पाई। आंसर आ गया क्यू ओमेगा अपान 2 पाई।
इंस्टेंटेनियस करंट। अभी हम एवरेज करंट निकालते हैं आपके लिए। एवरेज करंट का फॉर्मूला है क्या? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। पूरे तो काम करते हैं, एक टाइम पीरियड में कितना चार्ज इसमें से निकला पता लगा लेते हैं। तो एक टाइम पीरियड लगू मतलब पूरा एक राउंड घूमने में सारा चार्ज एक न एक बार इस पी से पास करेगा ही करेगा। तो टोटल चार्ज क्यू पी पास करेगा इसमें से कितने देर में? टी टाइम में। तो ये आंसर हो गया क्यू अपॉन टी, और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमको तो टी नहीं दिया ना, ओमेगा दिया है। तो टाइम पूरा एक राउंड घूमने में टाइम कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन टाइम, थीटा अपॉन ओमेगा। तो थीटा कितना? 2 पाई, यहां हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा ऊपर चले गया। देखिए दोनों आपका इंस्टेंटेनियस हुआ चाहे एवरेज हुआ सेम है, बिकॉज वो कांस्टेंट चीज है तो सेम आएगा। बी पार्ट में इंस्टेंटेनियस हम निकालेंगे ही नहीं, इट्स मीनिंगलेस। सो विल गो फॉर ओनली क्या? एवरेज करेंगे। सो आई एवरेज इक्वल टू क्या? टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। फिर वही बात है, तो टोटल पूरा एक पूरे टी, अभी चार्ज क्यू गया तो फिर टी टाइम बाद इसमें जाएगा। फिर तो अभी एक चार्ज क्यू जाएगा, फिर वही चीज बार बार रिपीट करेगा। तो यहां से चार्ज मान लो अभी चार्ज निकला तो फिर टी टाइम बाद फिर से निकलेगा। टी टाइम बाद एक बार चार्ज क्यू निकलेगा, तो यहाँ टी की जगह फिर वही 2 पाई बाई ओमेगा लिख देंगे, तो एवरेज करंट आ जाएगा। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन समझा कि इंस्टेंटेनियस एवरेज का मतलब क्या होता है। और दूसरी बात समझाया गया कि कोई करंट चलने के लिए कोई वायर केबल का जरूरत नहीं। वायर केबल में भी चलता है, हम लोग भी पढ़ेंगे, बट कुछ भी चल सकता है। एक काम और करते हैं, एग्जाम्पल और करते हैं इसी बात को समझने के लिए। आपसे कहा कि एक नॉन कंडक्टिंग वायर है और उस पर चार्ज फैला हुआ है। नॉन कंडक्टिंग वायर है और लेमडा सब समझते, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े आप लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलॉम्ब पर मीटर, लेमडा गिवन है। अब ये वायर ही चल रहा है, लकड़ी है, नॉन कंडक्टर, उसमें कोई चार्ज नहीं, वो खुद लकड़ी ही चल रही से। कहा कि इस क्रॉस सेक्शन से आप आई बताइए। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपने से कीजिए, यहां पे होल्ड कीजिए वीडियो को और इसका आंसर बताइए। ओके, उम्मीद करते हैं आपने किया होगा। हम सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अगर आप क्लास का ये फायदा तभी होगा जब जो कहा जाए उसको फॉलो करें। जो क्वेश्चन हम लोग को खुद करना है हम लोग खुद करके दिखा रहे हैं। जहां पे आप अटेम्प्ट लेंगे तभी वो सीख सकते हैं, इसलिए आप करिए जरूर। आप ऑब्वियस है कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी लिखा ही जाएगा, तो जब तक आप अपने से अटेम्प्ट वहां नहीं करेंगे वो चीज आप नहीं सीख सकते। कुछ चीजें करके ही सीखी जाती हैं। आपके लिए हम लोग सोल्यूशन तो लिख ही रहे हैं, बट आप जब कहा जाए कि आप यहाँ पर वेट कीजिए, पॉज कीजिए, अपने सोल्यूशन लिखिए, तो इसको फॉलो करें, तभी वो डिजायर्ड आपको रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखिए। चलिए हम लोग करते हैं, फिर वही काम करते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एवरेज निकाले जाए, इंस्टेंटेनियस सेम आएगा, तो हमने क्या निकालने वाली? इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। सो आई इक्वल कितना हो गया? तो dt टाइम में जितना चार्ज निकलेगा dq/dt कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब dt टाइम में कितना लेंथ बाहर आएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, तो लेंथ कितना बाहर आएगा? v इंटू dt, उतना लेंथ बाहर आएगा। तो उतने लेंथ में जितना चार्ज होगा वही dq होगा। so iq मेरा जो dq/dt है वो कितना हो जाएगा? dq को लिखने जाना, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू द लेंथ, v इंटू क्या? dt। v dt बाहर आएगा dl, तो लेमडा इंटू dl इज dq अपॉन dt। dt कैंसिल हो गया, आंसर हो गया लेमडा v एम्पियर। इसमें करंट हो गया। तो शायद आप बात समझ गए कि कोई करंट चलने के लिए करंट एक डिफिनीशन है, और चार्ज को चलने से मतलब है उसमें कोई वायर और कोई कंडक्टर, कोई केबल रहना जरूरी नहीं है, उसमें भी बह सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, बार बार ये बात आ रही है कि हाँ वायर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, इसमें भी चलेगा। तो क्यों ना हम एक बार जान लें कि कैसे कैसे चीजों में किसकी वजह से उसमें करंट चलता है। तो लिखा है, यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ
करंट कैरियर्स, टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स, मतलब करंट को ले जाने वाले कितने कितने टाइप के लोग होते हैं, कौन कौन है, कौन कौन ले चलते हैं। तो मेनली हमको 4 चीजों में पढ़ना है। पहला है कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में कौन, कॉपर एल्युमिनियम में करंट किसकी सहायता चलता है, तो वो चलता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स में करंट चलाते हैं। दूसरा आता है नॉन कंडक्टर्स में, नॉन कंडक्टर नहीं तो चलेगा नहीं, सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर में कौन चलाता है, सेमी कंडक्टर पूरा चैप्टर है आपके 12th क्लास में लास्ट में पढ़ाया जाएगा वहां पर। अभी हम लिख देते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एक नया नाम आएगा यहां, होल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब होल्स के बारे में अभी तो आप नहीं जानते, तो ये चैप्टर ही पूरा हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां डिटेल से बताया जाएगा आपको। चौथा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या, तो आप वो आयंस केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, उसमें कैटायंस और एनायंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस चलते हैं आपस में। इसलिए यहाँ पर कैटायंस एंड एनायंस वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है चार्ज चलाने के लिए। और चौथा बात डिस्चार्ज ट्यूब्स में, डिस्चार्ज गैस ट्यूब्स में कौन, इसकी ट्यूबलाइट्स होती हैं या और भी चैम्बर, डिस्चार्ज गैस चैम्बर होते हैं जहाँ पे गैस को आयनाइज कर देते हैं। तो कैथोड एनोड रहता है, तो गैस आयनाइज हो गई तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चलता है, और आयनाइज हुई तो क्या, उसमें क्या बना, कोई गैस एटम कोई आयनाइज हो गया तो एक कैटायन बन गया और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इसलिए वहां पर पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, यही मेन 4 हम लोगों को यूज होता है करंट में। यही 4 तरह की करंट हम लोग की मेजर यूज होती है। तो इसमें ये 2 फिजिक्स में है और 2 केमिस्ट्री में है। ये दोनों केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप, ये दोनों फिजिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। डिस्चार्ज गैस ट्यूब में थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, कैथोड रेज, एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइप में वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। मेन हम लोग को ये 2 चैप्टर से कंडक्टर्स में करंट कैसे बहता है और सेमी कंडक्टर में कैसे बहता है, तो ये अलग चैप्टर है। हम लोग अब ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, कंडक्टर्स में करंट कैसे बहता है। तो अब हम लोग ये पूरा जो चैप्टर पढ़ने वो सीमित होने जा रहा है किस पर, सिर्फ कंडक्टर पे। आगे चल के हम सेमी कंडक्टर भी पढ़ेंगे। सो फाइनली अब हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, करंट थ्रू कंडक्टर्स। हेडिंग लिखे सब लोग, करंट थ्रू कंडक्टर्स। तो अब इसके पहले तो हम लोगों ने ये सब नॉन कंडक्टिंग सब बात कर लिया करंट डिफाइन करने के लिए, बट अब जब भी बात होगा तो सिर्फ कंडक्टर की ही बात होगा। तो करंट थ्रू कंडक्टर्स, इसकी थोड़ी थ्योरी हम लोग समझेंगे अभी यहाँ पर, अब फिर इसका डिटेल जानेंगे। थोड़ा सा समझने वाली चीज है। देखिए होता क्या है, कैसे उसके अंदर कंडक्टर के अंदर करंट चलता है ये समझिए। ये एक हमने सॉलिड कॉपर का एक सिलेंडर मान ले लिया, सिलेंडर ले लिया है, सिलेंडर है ये, इधर क्रॉस सेक्शन बनाते चलिए आपको, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है इधर, और हमने
इस एंड को एक सेल से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया। तो सेल का काम क्या है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका बीच का, वही इस दोनों ए और बी के बीच में डेवलप कर देगी। सेल वहां पर ये इसको हाई वोल्टेज, इसको लो वोल्टेज पे मेंटेन कर देगी। यही से काम होता है, सेल का काम होता है कि जिन दोनों पॉइंट के बहुत जोड़ दे उनके बीच में वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देगी। अब ये हो गया हाई पोटेंशियल और बी हो गया लो पोटेंशियल। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हूं, जबकि अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये नोट में आपने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर बॉडी इज जीरो, बट क्या शर्त वहां अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ स्टैटिक नहीं, सब चार्ज चल रहा है तो बॉडी के अंदर ही करंट पैदा, और ऑब्वियस है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज करंट पैदा होगा, यहाँ फील्ड हो ही जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसी में ये एक कंडक्टर है, और कंडक्टर का भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया गया कि कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है। बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसमें देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले से ही भरे हुए हैं, और उनमें क्या लग गया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो निगेटिव होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा दिशा में फोर्स लगना चालू हो जाएगा, तो मूव करना चालू करेंगे। कैसे मूव करना चालू करेंगे, लेफ्ट की तरफ चलना चालू करेंगे, बिकॉज फील्ड ऐसे है तो फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे चलना चालू करेंगे, इधर की तरफ चलना चालू करेंगे। लेकिन एक समस्या है कि ये जो हम कह दे रहे हैं लेफ्ट की तरफ चलना चालू करेंगे, ये इतना आसान काम नहीं है। ये पूरा एक सॉलिड है, मैंने कहा कॉपर का सॉलिड सिलेंडर है, कोई वहां वैक्यूम नहीं कि इलेक्ट्रॉन सीधे से चल पड़ेंगे, उनका चलना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर, बिकॉज पूरा पैक है। ये थ्योरी है, आपको इसको समझना है, नेक्स्ट क्लासेस पे नोवेटर्स बनेंगे। तो हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं कि उस सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे चलते होंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। ना किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा, ना सॉलिड के अंदर का स्ट्रक्चर देखा है, तो इलेक्ट्रॉन का चलना कैसे पढ़ेंगे, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसको मॉडल की तरह बनाया जाएगा, जैसे गैस पढ़ते हैं हम लोग। गैस को तो नहीं देखे, बट गैस का काइनेटिक थ्योरी मॉडल बनाया गया, फिर उसकी चीजें कुछ एज्यूम की गई हैं और डिफाइन कर दिया गया। वैसे भी कुछ यहाँ भी होने जा रहा है। ओके, तो पहले समझते हैं हम लोग कि जब इसमें ये सेल नहीं थी तो क्या होगा, और फिर सेल आई तो क्या। हमने कहा यहाँ सेल नहीं, सेल डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर देखते कि उसके अंदर क्या हो रहा होता है, और सेल आती है तो क्या करती है, तब समझ में आएगा कि चार्ज चलते कैसे हैं। तो पहले हम बात करके सॉलिड ये हो गया, कॉपर का सॉलिड सिलेंडर हो गया, और बाहर से कोई सेल नहीं लगा, यानी यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यानी यहाँ कोई फील्ड भी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। लेकिन ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्मल एजिटेशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन क्या अपने एटम को छोड़ के थोड़ा बहुत रैंडम मोशन करते हैं। तो वो जो कोई भी आप कॉपर का एक ब्लॉक ले लीजिए, तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, हर एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड है, तभी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो कंडक्टर है। जो जिनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड नहीं है वो दे आर नॉट कंडक्टर्स। सो ये मत पूछिए व्हाई दे आर फ्री। If they are free, then it is a conductor. And here we are talking about conductor only. So we'll assume those electrons to be free. So what happens कि जब एक solid cylinder होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है वो रैंडम आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चलते रहता है रैंडम, बिकॉज खाली जगह नहीं है। अब निकला तो दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड से टकराया, इधर घूम गया, ऊपर गया, रैंडम चलते रहता है, आगे पीछे रैंडम चलते रहता है। वहां भी चार्ज का मोशन हो रहा है, ध्यान दीजिए। बट एक बात समझिए, अब ये सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब कोई भी यहाँ एक क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, यहाँ पर उस सिलेंडर के अंदर एक क्रॉस सेक्शन ले लीजिए यहाँ पर। अब किसी इलेक्ट्रॉन का तो क्या हुआ, राइट लेफ्ट अप डाउन, इधर बाएं दाएं सब रैंडम चल रहा है। तो किसी क्रॉस सेक्शन पे आइएगा
तो नेट ट्रांसफर क्या हो, इधर से भी जाता है इधर से भी जाता, दोनों तरफ से जिगजैग ऐसा मोशन, रैंडम मोशन चल रहा है। तो किसी क्रॉस सेक्शन से नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, एवरेज ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। इसलिए सॉलिड के अंदर रैंडम मोशन होने के बावजूद भी नेट ट्रांसफर ऑफ ए चार्ज कैरियर्स थ्रू ए क्रॉस सेक्शन रिमेन जीरो। And so even if there is motion of thermal motion of electrons, but it does not develop any current, so net current उसमें क्या हो जाता है, जीरो। so अगर कोई कंडक्टर में सेल नहीं जुड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा है, फील्ड नहीं बना, तो भी उसमें रैंडम मोशन होता है, बट दैट रैंडम मोशन डज नॉट कॉजेज एनी करंट। इसको ऐसा समझिए, हम लोग रूम में बैठे हैं, हमने सारे फैन एसी सब ऑफ कर दिया, तो कहते कि यार हवा नहीं लग रही है ना, हवा नहीं लग रही। बट अब ध्यान दीजिए, हवा तो बड़ी तेज चल रही है। हवा क्या है, ये गैस ही तो हवा है। इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं रैंडम मोशन कर रहे हैं, VRMS बहुत हाई स्पीड होता है। तो अगर इस रूम में हवा नहीं भी चल रहा तो रैंडम यहाँ मॉलिक्यूल खूब तेज चल रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल्स ही तो हवा है। बट अगर फैन नहीं चल रहा, एसी नहीं चला, तो हमको यहाँ बहुत तेज चलने के बावजूद भी हवा नहीं लगता चेहरे पे, और कहीं इधर से फैन चला दिया तो फिर हमको हवा ऐसा लगता है। यही बात है, अगर बाहर से फैन नहीं चलाए तो यहाँ पर रैंडम मोशन हो रहा है, हवा मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, और हमको नेट पता नहीं चल रहा कि मॉलिक्यूल चल रहे हैं, कहीं हवा नहीं चल रही। एयर करंट जीरो, ऑल्दो एयर इज moving, but air current is zero. Once we blow the air by a fan, then अब ये रैंडम तो है, लेकिन इस तरह से शिफ्टिंग होना चालू हो जाए एक तरफ। इधर से रैंडम होते होते धक्का मारने को से मूव करते चलते, तो एक तरफ से लगता है कि हवा लग रही। यही चीज है, जो काम यहाँ फैन कर रहा है वही काम यहाँ सेल करेगी। इसका मतलब मैं क्या को समझा पाया कि अगर बाहर से सेल नहीं लगाएंगे तो इस रैंडम मोशन से नेट ट्रांसफर नहीं होगा और करंट क्या रह जाएगा, जीरो। बट वंस से वी अप्लाई सम सेल, तो रैंडम मोशन तो बंद नहीं हो सकता। बिकॉज रैंडम मोशन क्यों नहीं बंद हो सकता, क्योंकि चलेगा तो फिर वहां बीच में मैंने कहा सॉलिड है, लैटिस पैक है, वो चलेगा तो कोलिजन होगा दाहिने बाएं ऊपर नीचे कर, बट पुश एक मिलते रहेगा। तो रैंडम ऐसे चलते चलते आगे पीछे चलते, बट थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते रहेगा, तब किसी क्रॉस सेक्शन से कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा, एंड देन विल हैव क्या, करंट। सो दिस इज द रीजन हाउ, दिस इज द वे हाउ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। सो दो बातें क्या क्या बताया गया कि जब बाहर से फील्ड नहीं रहेगा तो हम लोग वही कहेंगे, अगर बाहर से फैन नहीं चला तो हम लोग कहेंगे कि हवा नहीं चल रही है। जब मॉलिक्यूल चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, हवा नहीं चल रही है, और फैन चलेगा तभी हवा चलना बोलेंगे। वैसे ही जब सेल नहीं लगेगा तो भले इलेक्ट्रॉन चल रहे बट करंट नहीं चल रही, और जब सेल लगेगी तो कहेंगे अब ड्रिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहे इसलिए करंट बह रही है। ठीक है, इसमें दो लाइन लिख लीजिए तो मैं आगे बढ़ूं, नोट कीजिए। ये डायग्राम सोलो बनाए होंगे, नीचे लिखिए कि इफ no field is developed, if no field is developed inside the conductor, if no field is developed inside the conductor, no field developed inside the conductor, the electrons perform random motion due to which रैंडम मोशन के बाद एक और वर्ड लिख दिया, रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस, रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस due to which net transfer of charge through a cross section
नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन is 0. Net transfer of charge through a cross section is 0, and hence no current flows through the conductor, and hence no current flows through the कंडक्टर। ठीक है, फिर एक बात लिख देते हैं यहां पर, उसके नीचे एक बात लिखिए कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसकी किसी वक्त की वेलोसिटी को vi लिखा, ith इलेक्ट्रॉन लिया vi, ith इलेक्ट्रॉन लिया vi, उसका वेलोसिटी हुआ किसी वक्त का। तो अगर हम ऐसे सारे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका वेलोसिटी वेक्टर को सम कर दे, ये बात हुआ, सम कर दे, सारे वेलोसिटी वेक्टर को सम कर दे, तो नेट रैंडम क्या, रैंडम सब ये तो कह रहे कि नेट ट्रांसफर 0 होना चाहिए, इसलिए सारे का सम करके 1/n कर दिए। ये हमने एक तरीके से एवरेज ले लिया, हालांकि ये नहीं, यही 0, ये ith जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, i1 से लेकर जितने n इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सभी का वेलोसिटी वेक्टर, ये वेक्टर है सर, नेट वेक्टर सब, डिस्प्लेसमेंट 0, मैंने कहा इधर गए तो नेट ट्रांसफर क्या होगा 0, जितने गए उतने आ गए, जहां थे वहीं हो गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट उनका नेट वेलोसिटी वेक्टर रैंडम क्या हो जाएगा 0, ये 0 होगा। जैसे फिर वही बात, रूम में सभी का इधर उधर मॉलिक्यूल का है, और पूरे इस रूम का मैं पूछूंगा सेंटर मास की वेलोसिटी बताओ, तो क्या करोगे? रेस्ट पे, सारा हवा रेस्ट पे, रूम पैक है आपका, कहीं से हवा नहीं आ जा रही है, तो इसका सारा VCM क्या होगा 0 होगा। अच्छा, सारे मॉलिक्यूल सेम मान लीजिए एक जैसे है, तो क्या होगा V1 वेक्टर प्लस V2, सेंटर मास का फॉर्मूला क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3/n होता है, बिकॉज n एक जैसे सारे मॉलिक्यूल है, तो V1 प्लस V2 प्लस Vn सारा वेक्टर सम कर दे तो VCM क्या हो जाएगा 0, इसलिए सभी वेक्टर सम ही लिखे हम, सारा वेक्टर सम क्या हो जाएगा 0, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है और चार्ज नहीं चल रहा। ठीक है, अब नीचे लिखा जाए, इफ ए फील्ड इज अप्लाइड, इफ ए फील्ड E लिख दीजिएगा, if a field vector E is applied, डायग्राम लिख सकते हैं आप, with help of a cell, if a field vector E is applied, ब्रैकेट में with help of a cell, the free electrons experience the electric force. The free electrons experience electric force, and hence they get accelerated, experience electric force, and hence they get accelerated by कितना, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, E/m माइनस QE/m है क्या भाई, एक्सेलरेशन वेक्टर लिख रहे हो, Q जगह माइनस ही, QE/m एक्सेलरेशन लिखा, ठीक है, ओके। अब देखो, तो अब जो पहले जो रैंडम थे आगे पीछे जाते रहते थे, उनमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन भी होना चालू हो गया। अब फिर से हम लोग इसमें कोई ith इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा ये था,
लिखा जाए कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन having velocity just after a collision. Velocity just after collision कितना vi, ये जो vi है वेलोसिटी वेक्टर उसका माना। ये क्या है? अब फील्ड लगा दिया तो चलना चालू, कोलिजन होगा, रैंडम चलेंगे, मोशन रैंडम का होते जाएगा। तो कोई एक मान लिया अभी कोलिजन हुआ, बिकॉज कोलिजन होगा तो कुछ वेलोसिटी बदलेगा, तो मैंने उस माना कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी ये है vi। इसके बाद वो उसमें एक्सेलेरेशन होगा, ऐसे टकराया और फिर यहाँ चला तो इसमें एक vi वेलोसिटी हुई और एक्सेलेरेशन हो गया। तो फिर अगला टक्कर से पहले उसके स्पीड में क्या होगा, थोड़ा चेंज आएगा, वेक्टर बदलेगा। वही काम करने जा रहे हैं। अब लिखा vi वेलोसिटी ऑफ हैविंग वेलोसिटी vi जस्ट आफ्टर कोलिजन, vi हो गया। अब हम इसका मानते हैं, लिखा जाए let the next collision occurs after time small t. Let the next collision occurs after time small t. So its velocity just before collision. So its velocity just before collision, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, एक्सेलेरेशन पता हो गया, टाइम पता हो गया, और फाइनल वेलोसिटी लिखना है। वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ये जो vi था अब प्लस एक्सेलरेशन तो माइनस ई अपान m एक्सेलरेशन इनटू क्या, टाइम, v इक्वल u प्लस at। फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर से बात, कौन कौन चीज क्या है, कोई किसी एक इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दे रहे हैं, वो अभी किसी बॉडी से टकराया है, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी बदल गई, तो बदल के vi हुई है जस्ट, अब ये आगे बढ़ता है, इस पे फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन डेवलप होता है, और फिर जाके बिकॉज पूरा लैटिस भरा हुआ तो अभी कोलिजन, फिर कोलिजन होगा, तो टाइम टी बाद फिर कोलिजन उस पे होने जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल u प्लस at हमने लिख दिया। अब इसको इक्वेशन, ये जो पहले लिखे थे ना हम लोग, ये vi का एवरेज 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए आप लोग, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। अब देखिए, अच्छा मैं फिर से बता दूं, ये आपसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पूरा पैक है, इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं देखा, कॉपर की पैकिंग भी किसी ने नहीं देखी, तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलता होगा ये तो कोई देखा वो चीज़ नहीं है, इसलिए फिजिक्स में मॉडल बना रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये नहीं देखना है, ऐसा करेंगे तो शायद कुछ समझ में आए। आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर 11th पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, क्या लिए एजम्पशन, सबसे बड़े एजम्पशन 5-6 पढ़े आप। एजम्पशन क्या थे, ये ऐसा होगा, ऐसा माना जाएगा, होता नहीं माना जाएगा, तो उतना आप मानेंगे तब जाके गैस के बारे में थोड़ा जानेंगे, पीवी पर एनआरटी प्रूफ करेंगे, और फिर उसमें डेविएशन होगा, नहीं मानेंगे तो और भी बातें आगे पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग उसी तरीके से कुछ चीजें मान के पहले डिराइव कर रहे हैं। भाई हमने यहाँ डिफिनेशन लिखा, कुछ बातें करी, हमने कुछ डिफाइन करी, और उसे हमने करंट निकाल लिया, फिर हम लैब में टेस्ट करेंगे, और हमारा रिजल्ट और लैब का रिजल्ट मैच करेगा तो हमारा माना वो सब थ्योरी साइंस बन जाएगा। वही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था, ये सब था, टाइम टी बाद कोलिजन हुआ, और फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब अब इस कोलिजन से इस कोलिजन के पहले का टाइम टी हुआ। अब देखिए इस पे ध्यान दीजिए, ये टाइम टी पे पहले ध्यान दीजिए। क्या आपको लगता है कि अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कोलिजन हुआ, अब फिर टी टाइम बाद यहाँ होगा, फिर टी टाइम बाद दूसरा होगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा क्यों होगा? बिकॉज जाके एंगल घूम जाएगा, वहाँ पता नहीं कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखे हैं, कौन एटम कैसे रखा हुआ है, लैटिस कहाँ है, ऑब्लिक कोलिजन हुआ है, हेड ऑन हुआ, क्या पता।
सो ये जो टाइम ऑफ कोलिजन है, ये तो हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन का किसी एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का लिखा है। ये पूरे कोलिजन, सारे कोलिजन के लिए सेम नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होगा, इक्वल टाइम के कोलिजन नहीं होंगे, रैंडम होंगे। जब मोशन रैंडम है तो रैंडम कोलिजन में होंगे, कभी जल्दी तो कभी देर में, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये टी कोई ऐसा चीज नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे से इक्वेशन के एवरेज लिखने जा रहे हैं भाई। अच्छा एक बात और है ना, किसी एक इलेक्ट्रॉन को पढ़ने से पूरा करंट कैसे पता चलेगा? जरूरी थोड़ी कि जैसा इनका मोशन हो रहा है वैसे इस इलेक्ट्रॉन का भी हो, जैसे ही चल रहे वैसे भी चलेंगे, जितने देर में ये कोलिजन करता हो उतनी देर में ये भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो इफ यू वांट टू स्टडी द नेट करंट, सो यू हैव टू स्टडी द type of motion, the type of collisions of all the free electrons in the conductor. So let us take an average of this equation for the whole all electrons. तो हम लोग इसका एवरेज लिखने जा रहे हैं। तो यानी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हम लोग पूरे का लिखने जा रहे हैं। इक्वल क्या होगा, इस वी आई का एवरेज होगा, इसका एवरेज लेना होगा, प्लस माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज, कांस्टेंट तो वही रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ये तो कांस्टेंट चीज है। यहां पर टी का क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा। जो चीज बदली उसी का एवरेज लेंगे, जो कांस्टेंट उसका एवरेज तो वही होता है, ये लिखना होगा। ये वेक्टर्स हमारे हैं। अब हम जानते हैं ये आई का एवरेज क्या होता है, 0। एन हमने लिखने को दिया था भाई, टोटल एक्चुअली टोटल अपन एन कर सकते हैं हम लोग, टोटल जो सम हो रहा है तो सभी का एवरेज 0 होता है। तो वी आई समेशन ऑफ वी आई भी तो 0 होगा, एवरेज हमारा 0 होगा, इसलिए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, सो हमारा वी एवरेज कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और माइनस के पास लिख देते हैं ई अपॉन एम इंटू इसका एवरेज का हम लिख लेते हैं। अब हम ये टी एवरेज का मतलब क्या है, एक्चुअली देखिए एक एक पार्टिकल के जोड़े थे ना, सब जगह एन डिवाइड करते हैं, हम एन डिवाइड कर ही देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो यहाँ पे ये टी एवरेज क्या लिखा गया है, एवरेज मतलब सभी का वेक्टर सम अपॉन एन लिखा गया। यहाँ भी आई अपॉन एन को हमने ये चीज एवरेज नहीं है, ये पूरी चीज एवरेज है। ये जो लिखे हैं आप, ये आपका आई का एवरेज हुआ, ये क्वांटिटी आई का एवरेज हुई, ये एवरेज इक्वल दिस, बिकॉज चार चीज एवरेज क्या है, 1 2 3 अपॉन एन। एन चीज का एवरेज लेना है तो x1 x2 xn अपॉन एन, वैसे सारे vi का सम अपॉन एन एवरेज हुआ। तो वैसे ये सारे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन एन, ए भी ये एवरेज यहाँ लिखा हुआ है। अब ये भी एवरेज क्या होगा, अब हम कर देते हैं आपके लिए, ये क्या होना चाहिए, सारे टाइम जो होंगे, सारे जितने टाइम होंगे, सारा टाइम को हम लोग जोड़ेंगे, अपॉन एन करेंगे। समझ रहे सब लोग, ये भी एन है सबके नीचे में, इसे कंफ्यूज नहीं हो रहे सब लोग। एन सब डिवीजन है, यहाँ पे भी एन है, मैंने हम यहाँ एन है तो एवरेज लिखे है, समेशन ऑफ वी अपॉन एन। मुझे एक अलग लाइन से लिख देना चाहिए, शायद कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं ऐसा लिख सकता था, ये जो अलग देख रहे हो, इक्वेशन 1 देख रहे हो, उसमें मैं समेशन लगा लेता, v फाइनल ऐसा इक्वल टू समेशन ऑफ vi प्लस माइनस ई अपॉन एम इंटू समेशन ऑफ क्या, ऑल टी। समझ रहे बात। अब फिर सब जगह हमने 1/n का डिवीजन कर दिया है। ये एक यहां पर हम इसके बीच में यही पार्ट लिखा, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब बात शायद समझ गए हमने पहले समेशन लगा दिया, सब तक n डिवाइड कर दिया। अब सारे वेलोसिटी का सम अपॉन n को हमने क्या लिखा है, फाइनल वेलोसिटी का एवरेज। सारे ये बात देखिए यहां लिखा है, इसका सभी का सम को हमने क्या लिखा है, vi का एवरेज इक्वल टू वो और t का एवरेज। अब ये सभी सब t1 t2 tn अपॉन n इज t एवरेज, तो ये हमने t एवरेज लिखा है। समझ गए सब लोग, आई थिंक अब ठीक है, ओके। तो अब हम लोग तो क्या हो, फाइनल एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई,
एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? माइनस ई अपान एम इंटू, इसका एक अलग नाम है, उसको बोलते हैं टाउ। इस टी एवरेज को टाउ, टाउ क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, दोनों ही कहा जाता है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब ये कोलिजन हुआ, हमने इसको फिर समझ लीजिए, n कोलिजन हुए तो हमने T1, T2, T3 सारे समय जोड़ लिए कि भाई इतने समय में n कोलिजन हुआ, तो एक कोलिजन कितने देर में हुआ? तो T1, T2, Tn अपान n, दैट इज एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू एक के बाद एक सक्सेसिव कोलिजन के बीच का ये टी एवरेज, इसको टाउ कह लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमको पढ़ना है। इस एवरेज वेलोसिटी का एक अलग से नाम दिया जाता है। इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और आज से हम लोग इसको VD से लिखा करेंगे। दिस एवरेज वेलोसिटी इज स्पेशल नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों नाम है? क्योंकि एक हो क्या रहा है, जो हम लोग मोशन हो रहा था चार्ज कैरियर्स का इसमें, तो इस एंड से इस एंड जाना है, इसमें टक्कर आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, बट एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टाइम। तो ड्रिफ्ट मतलब जिधर करंट चल रही है उसके अलावा कितना मोशन हो रहा है, वो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से शायद कोई इलेक्ट्रॉन ना चलता हो, ये एवरेज है। सो ये एक नेट बताता है कि अगर हम इसे हटा दें, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? आप अपने घर से कहीं जाते हो, आप 1 किलोमीटर कहीं दूर जाते हो, तो आप अपना वेलोसिटी कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी रुक जाते हो, कभी तेज चलते हो, और आपने 1 किलोमीटर दूरी तय की और आपको लगे 1 घंटा। मान लीजिए आप रुकते करते घूमते फिरते गए 1 किलोमीटर, आपको 1 घंटा लग गया, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, माने 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका मतलब क्या? आप 1 किलोमीटर पर आवर लगातार चले थे? नहीं, बीच में रुके भी थे, बैठे भी थे। तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी? कहता कि ये सब हटाओ, ये सब क्या चले थे हटा दो, पहले एक बात करो। अगर कोई आदमी, पहले तुम क्या किए तो उसको हटाओ भाई, अगर दूसरा आदमी आता और यहां से कॉन्स्टेंटली 1 किलोमीटर पर आवर चलता तो भी 1 घंटे पहुंच जाता, और अभी पहुंचे थे। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल उसको हटा के एक नया डिफाइन कीजिए कि अगर ये कॉन्स्टेंटली 1 से चलता तो 1 किलोमीटर ही 1 घंटे पहुंच जाता। वही ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज को ड्रिफ्ट कहा जा रहा है। मतलब बालक, आज से हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर में अगर हम फील्ड लगा देंगे तो क्या होता है अंदर वो तो किसी ने जाना नहीं, उसको हटा के हम क्या सोचेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी VD से चल रहे होते, तो ये वही असर डालते जितना ये रैंडम से होगा। उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला हो गया E टाउ अपॉन m। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये फील्ड अप्लाइड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। लास्ट बात, ये इतना सारा कोलिजन इसके अंदर होगा ना कि स्पीड बहुत कम हो जाती है। इसका ऑर्डर आप जानते हो, अमेजिंग हो। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसी कंडक्टर वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं DC डायरेक्ट करंट में, तो इसका ऑर्डर मिलीमीटर पर सेकेंड से सेंटीमीटर पर सेकेंड के बीच में होता है। देख रहे हैं आप लोग? इससे तेज चींटियां चलती हैं, मिलीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, उससे तेज चींटियां चल लेती हैं। इतना एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज कोलिजन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज पूरा पैक है, सॉलिड है, तो बहुत रैंडम चलते हैं, तो बहुत कम खिसकते हैं, बहुत स्लो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ड्रिफ्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, फाइनली दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द इक्विवेलेंट वेलोसिटी। इतना चलेगा तो चाहे जैसे भी रैंडम मोशन हुआ हो, उस रैंडम मोशन को वैसे वही करंट होगा जितना इतना मान लें तो हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है, इसके आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसके बारे में और जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।